बेजुबान हैं फिर भी समझ जाते हैं, हमारे पशु बड़े उपयोगी होते हैं। फर्क नहीं उन्हें हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन वे बड़ी शिद्दत से अपना फर्ज निभाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम पशुओं को लेकर ही शायद आप सभी से कुछ साझा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप सही सोच रहे हैं। दरअसल श्रोताओं, कुछ ही दिन पहले एक घटना सुनने में आई कि किसी ने अपनी गाय को बारिश में पेड़ के साथ बांध के रखा था और अचानक बिजली कड़की और उसका जोरदार झटका गाय को भी लगा। जी हाँ श्रोताओं, यदि हम पशुधन पाल रहे हैं तो उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना पालें। वो बेजुबान पर दर्द तकलीफ उन्हें भी होती है ना, उनकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। जी हाँ श्रोताओं, बारिश, धूप, ठंड, इन सभी मौसमों में उनकी रक्षा करना हमारा धर्म होता है। जिस तरह हम अपनी रक्षा करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं, उनकी भी हम रक्षा करें। मौसम गड़बड़ है तो उन्हें बाहर ना बांधें, बल्कि पशुशाला में ही रखें। बिल्कुल, यदि हमने उन्हें पाला है तो उनके खाने पीने का भी ध्यान हमें ही रखना है ना। उन्हें लावारिस ना छोड़ें, वरना कई बार उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आज इन्हीं बातों के साथ आइए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के किसान वाणी कार्यक्रम में, और आप सभी को शिवानी श्रीवास्तव और शिवकली यादव की राम राम। आइए आज के क्रमों के बारे में आपको बता दें। आज की बात करेंगे प्राकृतिक खेती की आवश्यकता एवं लाभ, इस विषय पर। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं विकास खंड अमरवाड़ा के ग्राम बंधानी में रहने वाले वीरेंद्र परदेती जी, जो हमें जानकारी देंगे रोपण विधि से धान की खेती इस विषय पर। साथ ही होंगे कुछ संदेश, कुछ लोकगीत, लोक भजन। तो आइए इन संदेशों के साथ शुरू करते हैं हम हमारा आज का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद सोनी की आवाज में ये लोक भजन। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। काशीपुरी में ब्राजे हैं शिव शंकर भोले बाबा। काशीपुरी में ब्राजे हैं शिव शंकर भोले बाबा। शिव शंकर भोले बाबा, भैया शंकर भोले बाबा। गंगा मैया में करो रे स्नान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। पूरी अयोध्या में ब्राजे हैं राम लखन धनुधारी। पूरी अयोध्या में ब्राजे हैं राम लखन धनुधारी। राम लखन धनुधारी, भैया राम लखन धनुधारी। पूरी अयोध्या में ब्राजे हैं राम लखन धनुधारी। सरजू मैया में करो रे स्नान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। मथुरा वृंदावन में ब्राजे माखन चोर कन्हैया। मथुरा वृंदावन में ब्राजे माखन चोर कन्हैया। अरे माखन चोर कन्हैया, भैया माखन चोर कन्हैया। मथुरा वृंदावन में ब्राजे माखन चोर कन्हैया। जमुना मैया में करो रे स्नान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। और आइए अब जुड़ते हैं हम हमारी आज की बातचीत के साथ, जिसमें हम विषय ले रहे हैं प्राकृतिक खेती की आवश्यकता एवं लाभ। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती एक कृषि पद्धति है।
जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जुताई के बिना खेती करने पर जोर देती है। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए स्वस्थ और प्राकृतिक उत्पाद उगाना है। इस खेती में मिट्टी, पौधे और जीव जंतुओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत हैं। वैसे तो शिवकली बहन, हम हमेशा हमारे किसान भाइयों से, बहनों से प्राकृतिक खेती के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो इस तरफ अपने कदम बढ़ा भी चुके हैं। बिल्कुल बढ़ा चुके हैं। जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण, विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और कीटों के प्रकोप को कम करना। बिल्कुल। जी हाँ किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक संरचना का भी संरक्षण होता है। जुताई न करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी संरक्षित रहते हैं, है ना शिवानी दीदी? जी हाँ, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता और उर्वरता बनी रहती है। रासायनिक उर्वरकों की बजाय हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट और अन्य जैविक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है प्राकृतिक खेती में। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में जल संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिंचाई के प्राकृतिक और अधिक टिकाऊ तरीकों का उपयोग करना, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग, ताकि पानी का सही उपयोग हो और पानी की बर्बादी ना हो, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। जी हाँ। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जी हाँ किसान भाइयों, स्थानीय बीज, पौध और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर इसमें जोर दिया जाता है कि जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं वहाँ हमें क्या क्या चीजें आसानी से उपलब्ध हो सकती है। क्यों शिवकली बहन? बिल्कुल सही। साथ ही कवर क्रॉपिंग, जिसे आच्छादित फसल हम कहते हैं, और मल्चिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जैविक पदार्थों का हमारी फसलों पर आवरण। इसका उपयोग मिट्टी की नमी बनाए रखने, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग विधियां मिट्टी के कटाव को भी कम करती हैं। इसी तरह बीज संरक्षण के अंतर्गत किसान भाई अक्सर प्राकृतिक खेती में अपनी फसलों से बीज बचाते हैं, है ना? जी हाँ, जी हाँ। कई बार हम देखते हैं शिवकली बहन कि बीजों को खरीदने में भी बहुत पैसा लगता है। बहुत पैसा लगता है शिवानी में। और अक्सर हम देखते हैं कि आजकल मौसम भी बड़ा बदलाव करता है अपने आप में। बिल्कुल। हाँ। तो कई बार हमारे जो किसान भाई है वो बोनी कर देते हैं और धूप इतनी तेज होती है कि छोटे छोटे अंकुरित पौधे निकल के वो सूख जाते हैं। उन्हें फिर से बोनी करना पड़ती है। हाँ। तो निश्चित तौर पर जो बीज होते हैं वो दोबारा खरीदना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे में नुकसान तो होता ही है ना। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती में हमारे किसान भाई बीजों को भी बचा लेते हैं, उसमें भी उन्हें आर्थिक फायदा होता है। बिल्कुल। ये बीज स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं, और ये बीज कंपनियों पर निर्भरता भी कम करते हैं। बात करते हैं पशुधन एकीकरण की। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में पशुधन, मुर्गी और बतख कीट नियंत्रण में मदद करते हैं। बिल्कुल। साथ ही उर्वरक के लिए मूल्यवान खाद प्रदान करते हैं। पशुधन और फसलों का एकीकरण कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक टिकाऊ बनाता है। प्राकृतिक खेती पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है और जल संसाधनों का संरक्षण भी करती है ना? बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी गर्मी में हम देखते हैं, बिल्कुल, है ना, कितने जगह से हम लोगों को देखते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं वो पानी लेने के लिए। बिल्कुल। तो जल संसाधन जो हमारे हैं उनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है मौसम को देखते हुए। साथ ही ये मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे लंबी अवधि में भी बेहतर फसल उत्पादन संभव हो पाता है। किसान भाइयों, ये हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि मिट्टी की उर्वरता की पुनर्स्थापना हो। बिल्कुल। साथ ही रासायनिक प्रदूषण से बचाव हो सके, स्थायी कृषि पद्धति मिले और किसान भाई आत्मनिर्भर हो सके। जी हाँ किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। रासायनिक खेती से जल, हवा, मिट्टी सभी को नुकसान होता है ना? और इसके विपरीत यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को
हमारी प्राकृतिक खेती बनाए रखती है। बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती से प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण हमारा सुरक्षित भी रहता है। प्राकृतिक खेती एक स्थायी कृषि पद्धति है जो लंबी अवधि में कृषि उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल, यह पद्धति कृषि भूमि की स्थिरता और उत्पादकता को बनाए रखने में सहायक है। प्राकृतिक खेती से किसान भाई बहन अपनी भूमि पर निर्भर रहते हैं और बाहरी संसाधनों की आवश्यकता को कम हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा फिर हम रासायनिक खाद या फिर बाहर से जो भी हम चीज़ों की उपलब्धता चाहते हैं वो हमारी कम हो जाती है थोड़ी। और हम जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उससे हम बहुत कुछ हमारी मिट्टी को बचा लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की है कि हम अपने बीज को भी उससे प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर यदि मिट्टी सुरक्षित रहेगी तो उसका पोषण हमारी फसलों को बहुत अच्छे से मिल सके, है ना। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती कृषक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारती है। इसीलिए किसान भाइयों, कृषि प्रणाली का चयन करते समय स्थानीय परिस्थितियों, मिट्टी की स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, ताकि मिट्टी की तैयारी से लेकर फसल को बाजार तक पहुंचाने में हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। जी हाँ किसान भाइयों, आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत से किसान भाई एक साथ मिलकर एक संतुलित और अधिक टिकाऊ कृषि पद्धति अपना रहे हैं। बिल्कुल, तो आप भी किसान भाइयों प्राकृतिक खेती अपनाकर अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं और लंबी और टिकाऊ साथ ही कम लागत में अपनी खेती से अधिक उत्पादन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, ये थी हमारी आज की बातचीत जिसमें हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती की आवश्यकता एवं लाभ इस विषय पर। और आइए अब जुड़ते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि DSS फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH, मिट्टी की सेहत आदि।
सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि DSS का ग्राउंड ट्रुथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रुथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि DSS एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि DSS सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि DSS सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। और आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम के साथ। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं विकासखंड अमरवाड़ा के ग्राम बंधानी से वीरेंद्र परदेती जी। रोपण विधि से धान की खेती पर इनसे बातचीत कर रही हैं शिवकली यादव। चलिए किसान भाइयों बहनों, आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमरवाड़ा के ग्राम बंधानी में रहने वाले युवा प्रगतिशील किसान भाई श्री वीरेंद्र परदेती जी से, जो कि हमें जानकारी देंगे धान की खेती कैसे करें, रोपा विधि को अपनाकर, इस विषय पर। वीरेंद्र जी राम राम। जी मैडम राम राम। वीरेंद्र भैया, जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी जो जमीन हमें दिख रही है जिसमें कि भैया खूब पानी वगैरह भरा हुआ है, और हम ये भी देख रहे हैं कि आपने इसको खूब मचा कर रखा हुआ है, तो ऐसा क्या करने वाले हो आप, इसमें जरा बताइए हमको। जी मैडम, जगह पे हम परा लगाने वाले हैं और इसमें आपको आसपास बंधान भी दिख रहे हैं जो कि नहर से ऊंचे हैं। जी भैया। और बंधान पानी रोकने के लिए है ताकि इसमें पानी रुके और ये झील बन जाए। अच्छा, झील बन जाए। हाँ, इसमें धान का परा लगाते हैं। अच्छा। कई बार धान का बीज भी डायरेक्ट लगा देते। अच्छा, डायरेक्ट भी आप बो लेते होंगे। जी। तो भैया ये परा क्या होता है? परा का मतलब होता है रोपा। पहले हम किसी समतल जगह पर इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जी। वो भी लगभग लगाने से 1 महीने पहले। बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, अब ये बताइए आप कि धान को कौन कौन से तरीके से लगाते हैं आप? देखिए मैडम जी, वैसे तो धान को हम 2-3 तरीके से बोते हैं, जिसमें एक है सीढ़ी से, बिल्कुल, दूसरा है छिड़काव विधि से जी, और तीसरा है यही अपना रोपा लगा। अच्छा, तीसरी यही विधि है रोपा लगा के, है ना जी। तो भैया वीरेंद्र भैया, आपके हिसाब से बताइए कि सबसे अच्छी, सटीक और फायदेमंद विधि कौन सी है? जी, सबसे अच्छी और फायदेमंद विधि तो यही रोपा लगाने वाली है जी, क्योंकि इसमें खरपतवार का नियंत्रण पहले से ही किया जा चुका है खेत में मचाते समय। अच्छा, पहले से ही हो जाता है खेत में मचाते समय। जी। जो भी छोटी खरपतवार होती हैं सब मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती हैं। जी। और ये सड़गल का एक कंपोस्ट खाद की तरह काम करती है। बिल्कुल भैया। और रोपा लगाने में तने में भी काफी अच्छी वृद्धि होती है। अच्छा, ये रोपा के जो तने होते हैं वो भी काफी अच्छे से वृद्धि करते होंगे। जी जी, जिसमें पैदावार हमको अच्छी मिलती है। इसके साथ ही निंदाई गुड़ाई से भी बच जाते। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है वीरेंद्र भैया आपने। और भैया, आप बीज किस प्रकार का इस्तेमाल करते हो रोपा लगाने के लिए? जी, बीज तो हम अच्छी उन्नत किस्म का और उपचारित वाला ही बीज उपयोग में लेते हैं। तो अभी आपने कौन सी किस्म में लगाए थे भैया? अभी तो मैडम जी हमने 1010 प्रजाति का लगाया है। अच्छा। इसके अलावा एक और किस्म है सहभागी 2011, जो कि जल्दी पकने वाली किस्म है। जी। तो समय के अनुसार कभी कभी इसको भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि बोनी अपनी जो है देरी, मतलब उसमें देर हो जाती है, तो जी। आप उस समय क्या करते होंगे कि जल्दी पकने वाली फसल लगाते होंगे, है ना? जी जी जी। और भैया, धान की फसल के लिए
ऐसे आप खूब पानी वगैरह रोक कर रखते हैं, तो इसका क्या कारण है? जी देखिए, धान की फसल जो है वो पानी ज्यादा चाहने वाली फसल है जी। कई बार क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है तो फिर हमको बोरिंग से या सिंचाई करना पड़ता है। हाँ भैया। इस स्थिति से निपटने के लिए पानी को रोका जाता है, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, अधिक नमी रहने के कारण इसमें अवांछित खरपतवार नहीं उगते। जी जी। नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। जी जी, जिससे पौधा की पैदावार अच्छी होती है, जिसके कारण हमको उत्पादन अच्छा होता है। बिल्कुल भैया। अच्छा वीरेन भैया, ये तो अच्छी बात बता दी है आपने। अब ये बताइए आप चलते चलते खाद किस प्रकार की उपयोग में लेते हैं आप, जैविक खाद या फिर रासायनिक? जी, हम तो जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं जी, रासायनिक खाद का नहीं, क्योंकि रासायनिक खाद से जमीन में उर्वरकता शक्ति घट जाती। बिल्कुल भैया। जिसके कारण उत्पादन में कमी हो रही है। जी, इसलिए उपयोग नहीं करते हैं, और ये खर्चीली भी बहुत होती। जी भैया। जबकि वहीं पे बात करें गोबर खाद की, जी, जो खेती के लिए काफी फायदेमंद है। जी जी। और बिना पैसे की घर में ही प्राप्त हो जाती। बिल्कुल भैया। पशुधन से गोबर खाद निकलता है। अच्छा, गोबर निकलता है। और जी जी, और कुछ अवशिष्ट पदार्थ दोनों को लगातार इकट्ठा करते रहते। अच्छा, पशुओं को आप जो मतलब घास भूसा वगैरह खिलाते हैं तो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, वो और गोबर दोनों को आप मिक्स करके इकट्ठा करते रहते हैं। जी जी। एक समय में ये अच्छी तरह से चढ़ गलकर भुरभुरी हो जाती। अच्छा अच्छा। तब इसे हम बखरौनी के समय खेत में डाल देते। जी भैया। इसी प्रकार से हम धान की खेती करते। जी भैया। और हम सभी किसान भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से धान की खेती अपनाएं। जी बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो वीरेन भैया, आपने हमको हमारे सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए रेडियो परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विकासखंड अमरवाड़ा के ग्राम बंधानी में रहने वाले वीरेंद्र परदेती जी की ये बातचीत। रोपण विधि से धान की खेती पर इनसे बातचीत कर रही थी शिवकली यादव। आइए सुनते हैं ये संदेश। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है।
साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और FPO के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। इन्हीं महत्वपूर्ण संदेशों के साथ प्राकृतिक खेती से हमें क्या लाभ हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी अमरवाड़ा विकास खंड से हमारे वीरेंद्र परदेती जी ने। तो इन्हीं सब क्रमों के साथ आज के लिए विदा। मैं शिवानी श्रीवास्तव और मैं शिवकली यादव आप सभी से कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।